Hello everyone. In this part 2 video, we will be solving the 2021 prelims question from question number 11 to question number 50. You will try to solve more number of questions in this part. And to give some brief introduction about myself, this is my prelims attempts data. I have given 4 prelims so far, and I failed in the prelims 2019 and 20, and I was able to clear prelims 21 and 22. Let's start. The money multiplier in an economy increases with which of the following? So they are asking a conceptual question again, and this is a exact previous year question. It was asked in 2019 if I'm not wrong, either 19 or 20, most probably in 19, and even the options are not changed. The answer for this question is increase in the banking habit of a people, and there is as such no kind of logic or trick which can work. It is an absolute conceptual question, and you should know the concept of money multiplier in your economics lesson. Question 12. With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused by which of the following? So they are asking us that इन पांचों में से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होगा. तो एज आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो, माई लॉजिक हैज़ बीन टू रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बिकॉज सबसे काम का ऑप्शन जो है वो कभी कभी नीचे छुपा होता है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे. राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स. नाउ एनी वन नोज दैट इफ इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग, then the money supply will decrease, and if money supply decrease, inflation will also decrease. तो इन्फ्लेशन हमेशा कम होगा जब हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे. तो फिफ्थ तो एब्सोल्यूट रॉन्ग है, मतलब फिफ्थ विल नेवर बी राइट. आप वो क्वेश्चन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, पर अगर हम डिमांड पुल को हटा भी दें, हम सिर्फ इन्फ्लेशन को देखें, तब भी फिफ्थ हमेशा गलत ही होगा. और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे फिफ्थ नहीं है, विच इज़ 1 to 4. तो अगर आप यहाँ पे ऊपर से नीचे पढ़ते, अगर आप डिफरेंट अप्रोच लेते और अगर आप यहाँ पे ऊपर से नीचे पढ़ते, तो बहुत चांसेस थे कि आप कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते, जबकि सबसे काम की बात छुपी हुई है यहाँ पर. तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि ऑलवेज रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. उस लॉजिक के हिसाब से जब मैंने अप्रोच किया क्वेश्चन को, तो मुझे सबसे पहला ऑप्शन ही मिल गया कि ये तो पक्का गलत है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन था जहाँ पे फिफ्थ नहीं है, विच इज़ ए. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए. और ये एक इजी क्वेश्चन है. इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन है. अभी तक ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इसमें मोस्टली सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं. सिर्फ एक ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था अभी तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था. इसके लिए आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों नॉलेज चाहिए होगी. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड वो पूछना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. नीचे से ऊपर पढ़ेंगे हम. द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. तो एक फैक्ट आ गया है. अब आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि फैक्ट क्या है. इसको यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, ठीक है. इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अब 2 एंटिटीज़ के नाम दिए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और ये कह रहे हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी कोई किसी भी एक्स चीज़ का नाम लेके उससे 2 बॉडीज़ जोड़ी जाती हैं, तो हमेशा ये मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया था कि सच के आसपास का झूठ बोला जाता है. सच के आसपास का झूठ. अब आपको लगेगा कि ये CDSL जो दिया हुआ है, ये किसी ना किसी वे में फाइनेंशियल रिलेटेड कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन लग रही है, और RBI और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर रहे होंगे. पर ये सच के आसपास के झूठ का मतलब है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ डाल दी जाएगी जो आपको लगेगा कि ये वो होगी, बट नहीं होगी. उन्होंने कितना आसान है एग्जामिनर के लिए. बेसिकली आप दूसरे वे में सोच के देखिए कि अगर ये क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कितना आसान है एग्जामिनर के लिए ये चीज़ करना कि कहीं लिखा हुआ है कि CDSL इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय दिस P&Q. नाउ एग्जामिनर हैज़ टू जस्ट फ्लिप even one of this P और Q. फॉर एग्जाम्पल अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डाल दिया. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका एक टोटली डिफरेंट काम है. ऐसा कोई काम क्यों होगा जो वो RBI बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके करेगी. अगर CDSL RBI ने लाया भी है, तो वो किसी और के साथ लाएगी ना, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्यों लाएगी. ये तो एक स्टॉक एक्सचेंज है और ये एक सेंट्रल बैंक है. अगर होगा तो शायद SEBI आएगा यहाँ पे, है ना.
तो इस तरह का मेरा लॉजिक था एंड उस लॉजिक से आई वाज लाइक यार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो मतलब मैंने जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ा आई वाज लाइक कि दिस वाज स्टक इन माय हेड कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे ये रूल बना रखा था मैंने ऑलमोस्ट कि जब तक मुझे ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली नहीं पता होगी कि हाँ ये यही ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं उसको गलत मानूंगा, बिकॉज हमेशा यूपीएससी फ्लिप कर देता है। तो थर्ड को, और ये जो मैं आपको फ्लिप की बात बता रहा हूँ ये आगे मैं प्रूव करूँगा। इस पेपर में आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन थे जहाँ पे मैंने ये रूल अप्लाई किया है और ये सब जगह सही हुआ है। जी हाँ, ये सब जगह सही हुआ है। ये रूल कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है क्योंकि ये रूल मेरा खुद का नहीं है। मैंने PYQs को जब सॉल्व किया तो वहाँ से मेरे कुछ एनालिसिस निकले हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन को कैसे डिज़ाइन करता है। उसी के हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को, इसमें स्टेटमेंट को हटाया था कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा। तो जब हम ये हटा देते हैं तो ये C और D हट जाता है। अब हम ऊपर आते हैं। स्टेटमेंट 1 दोनों में है, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। ये गवर्नमेंट ने अभी अभी शुरू किया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में सेकेंडरी मार्केट में तो हमेशा से होता था, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कर सकते हैं। ये एक नई पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर पाएँ। तो ये आपको जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेटमेट आपके लिए आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे कि ये ठीक है। तो 1 इज़ राइट। ओके, अब हम 1 और A एंड B के बीच में नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम्स ऑर्डर मैचिंग। ये अगेन यहाँ पे आप इसको पढ़ के घबराइए मत, आप इसको अगेन X मान लीजिए कि किसी भी X के बारे में बात कर रहे हैं। इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द RBI, ठीक है। अब कोई भी गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा वो RBI चला रही है और उसका नाम दिया हुआ है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम्स ऑर्डर मैचिंग। अब एग्ज़ाम में मेरे आगे ये बिल्कुल ही रैंडम था, मैं नहीं पढ़ा हुआ था ये नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। बट आई वॉज लाइक कि अगर इस तरह का कोई तो मेरे को RBI से रिलेटेड बस एक ही चीज़ पता थी विच वॉज ई कुबेर, कि एक ई कुबेर करके होता है, पर वो ई कुबेर का बिल्कुल डिफरेंट काम है, वो सिक्योरिटीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हो। तो मैं बिल्कुल 50-50 पे आ चुका था कि A और B में से एक है, C और D नहीं है, और आई हैड टू अल्टीमेटली चूज़ वन, बिकॉज जब भी आप 50-50 पे रिड्यूस हो जाएंगे यू विल नॉट लीव द क्वेश्चन। सो आई वेंट विद B। मुझे लग रहा था कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग कुछ ऐसा नेगोशिएशन टाइप के लिए कुछ किया होगा जहाँ पे किसी एक फाइनल प्राइस पे आया जाए सिक्योरिटीज़ के लिए, तो आई वेंट विद A। बट अगेन इसमें ऐसा कोई मैंने खास लॉजिक नहीं लगाया था। इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप 2 ऑप्शन में आ जाते हैं, यू हैव टू चूज़ वन, एंड वो आपको करना ही पड़ेगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं जहाँ पे आप 50-50 पे आ गए, बिकॉज सिंपल मैथ्स है। अगर आप करेंगे तो देर आर 50% चांसेस इट विल गो राइट, एंड अगर आपने 10 क्वेश्चंस पे ऐसा लगाया आपका 5 भी सही हो गया और 5 गलत हो गया, आप नेट प्रॉफिट में हैं। तो आपको 50-50 वाले क्वेश्चंस हमेशा करने हैं। आई वेंट विद B, मेरा ठीक हुआ। 2 स्टेटमेंट्स तक आने में लॉजिक था, उसके बाद फिर आपका लक है, आपकी नॉलेज है। तो यहाँ पे ये मेरा जो रूल है कि ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत हो जाती हैं, ये पहली बार सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन, तो ये किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वाटर क्रेडिट, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट है, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज। अब आप ये देखिए कि मैंने किसी भी चीज़ को अंडरलाइन नहीं किया यहाँ पे, और मैंने जानबूझ के अंडरलाइन नहीं किया है। उसका रीज़न ये है, हमेशा स्टेटमेंट में हमें फैक्ट्स ढूंढने हैं। वी हैव टू लुक फॉर फैक्ट्स, वी हैव टू लुक फॉर सम इन्फॉर्मेशन विच कैन बी फ्लिप्ड बाय यूपीएससी, कि वो उसको घुमा देगा, कुछ कर देगा। इस तरह के स्टेटमेंट में साफ साफ दिख रहा है कि एक बहुत ही जनरल सी बात कही गई है। अगर वाटर क्रेडिट नाम की कोई चीज़ है भी, तो ये कह रहे हैं कि इट एम्स टू एनेबल द पुअर जो है उसको वाटर नीड्स उनको देनी है, सब्सिडीज़ वगैरह खर्च नहीं करनी, कुछ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर रहे होंगे ये लोग। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट दिख रही है। देर इज़ नो रीज़न विच इज़ फोर्सिंग मी कि यार ये तो फॉल्स लग रही है। हमेशा जो भी स्टेटमेंट दिए कोशिश करिए उसको फॉल्सिफाई करने का, उसको गलत प्रूव करने का कि ये स्टेटमेंट कैसे गलत प्रूव हो सकती है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही जो कह रही हो कि मैं गलत हो सकती हूँ, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एगिस ऑफ WHO एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखिए कि ये जो मैं बोलता हूँ कि मैं अंडरलाइन करूँगा, मैंने इसको इसलिए अंडरलाइन किया है कि इतना आसान है यूपीएससी के लिए।
कि कोई भी यहाँ पे XYZ चीज़ पड़ी थी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में और उन्होंने उसको पलट के यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक डाल दिया। और ये अगेन जो मैंने ऊपर आपको यहाँ पे एक बात बताई, मैंने आपको एक बहुत ही ये जो बात बताई सच के आसपास का झूठ, जो कि मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था, ये सच के आसपास का झूठ है। WHO वर्ल्ड बैंक आपको लगेगा कि हाँ यार ये वाटर क्रेडिट है, कुछ सैनिटेशन वगैरह का चक्कर होगा, तो WHO तो होगा ही और वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है। पर आप ये देखिए कि ये जो रूल है कि उस आप जब PYQs करेंगे आपको पता चलेगा कि जनरली मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ये फ्लिप कर देते हैं, घुमा देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसको हम ज़्यादा चांसेस मान के चलेंगे ये गलत है, ठीक है। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, बिल्कुल ठीक है। वाटर क्रेडिट की बात हो रही है, कुछ ना कुछ माइक्रो फाइनेंस ही तो दे रहा होगा। तो अब जो मुझे 1 और 3 सही लग रहे हैं, इसमें 1 में जो आप माइक्रो फाइनेंस देख रहे हैं, तो अब हमें ये भी लगेगा कि यार अगर इस तरह का कुछ हो ही रहा है तो वर्ल्ड बैंक कहाँ से माइक्रो फाइनेंस वगैरह में चलेगा। वर्ल्ड बैंक तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे आर डीलिंग विद सो बिग लोन्स, तो माइक्रो फाइनेंस वगैरह में तो नहीं करेंगे लोग। माइक्रो फाइनेंस जनरली NGOs वगैरह करती हैं, है ना। तो मैंने एग्ज़ाम कंडीशन में भी स्टेटमेंट को गलत माना था अपने रूल के हिसाब से ही, एंड आई वेंट विद द सोल्यूशन एज 1 and 3 एंड फाइनल UPSC की आंसर की में भी इसका आंसर C ही है। बिकॉज फाइनली कंक्लूड करते हुए कि 1 and 3 बोथ आर वेरी जेनरिक स्टेटमेंट्स। Statement 2 is a specific statement. It is telling about WHO and World Bank and UPSC has been doing this. वो घुमा देते हैं बॉडीज़ को जनरली, ठीक है। तो जो वो जो हमारी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं उसको ट्रिक भी नहीं बोलूँगा, एंड ना मैं उसको ट्रिक बोलूँगा ना मैं उसको तुक्का बोलूँगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब आप 25 से 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से करेंगे तो आपको एक पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखेगा कि कैसे स्टेटमेंट्स डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे निकला हुआ निष्कर्ष है हमारा ये। तो इट इज़ नॉट अ ट्रिक नॉट अ तुक्का, दिस इज़ टोटली एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ टोटली आई वुड कॉल इट नॉलेज ओनली, एंड इट इज़ एक्चुअली अ मिक्स ऑफ नॉलेज एंड लॉजिक एंड एवरीथिंग, ओके। सो लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन। एंड जब भी मुझे लगेगा कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है विच इज़ ईजी, तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा उसको। जैसे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन RBI के ऊपर क्वेश्चन है और वो कह रहे हैं उसको कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि सबसे आखिरी में जब सब कुछ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, फिर हमें कौन लोन देगा, है ना। तो उसकी बात हो रही है। तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। सही लग रहा है कि गवर्नमेंट को तो फाइनेंस करेगा ही RBI। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब ये तो बकवास स्टेटमेंट है। आज तक कभी भी नहीं देखा होगा आपने कि RBI पैसे डायरेक्टली बोरो कर रहा है किसी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी को, किसी भी उसको, बिकॉज दे आर बैंकर ऑफ द बैंक, ओके। तो वो कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करेंगे जो भी मार्केट के प्लेयर्स हैं, ठीक है। वो हमेशा इनडायरेक्टली डील करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 तो बकवास है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में चाहे कुछ भी हो जाए RBI आके पैसे नहीं देगा कंपनीज को। तो फर्स्ट हटा दीजिए आप। देखिए फर्स्ट है भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में, तो UPSC जानता है कि वो आसान स्टेटमेंट है। अब वो आपको कहाँ फंसा रहे हैं कि या तो सिर्फ 2 सही है या फिर सिर्फ 3 सही है या बोथ सही हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये इस वजह से, क्योंकि ये 3 ऑप्शन जिस तरह से डाले गए। तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स, देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बैंक्स को, बिल्कुल करता है, पर क्या वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के फंक्शन के अंदर आता है? दोबारा ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट 2 अगर हम इंडिपेंडेंट वे में देखें कि RBI प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, अगर कहीं कोई कुछ इस तरह का क्राइसिस आता है तो बैंक को लिक्विडिटी बिल्कुल प्रोवाइड करता है RBI, यही तो काम है उसका, है ना। जो रेपो रेट्स हम देखते हैं, कुछ भी होता है, कोई बड़ा बैंक फेल होने वाला है, कुछ भी किसी तरह का छोटा मोटा आने वाला है, तो लिक्विडिटी दे सकता है RBI। पर क्या वो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्या वो उसके अंदर आता है? जी नहीं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एक कंसेप्ट है जिसका मतलब यही है कि हम आपको तभी पैसा देंगे जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वो फंक्शन RBI सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए करता है और किसी के लिए नहीं करता। एंड दैट्स वाई इसका आंसर जो है दैट इज़ 3 एंड नॉट 2 and 3। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ऐसा लगे कि 2 and 3 है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट भी लॉजिकली हमें सही लगती है, बट 2 स्टेटमेंट डजंट गो विद द कॉन्सेप्ट विच इज गिवन अबव, दैट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। And to check this, you can go on the RBI website. They have explained what they mean by lender of the last resort. Now we come to the 16th question.
देखो एग्जाम में अब ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने कभी देखा भी नहीं था इसको। कंस्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब आपने कभी कुछ सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है कि आप घबराइए मत। आप उस पैनिक वाले स्टेट में नहीं जाइए कि मेरे को तो नहीं पता यार अब क्या होगा। आपको बेसिक लॉजिक लगाना है। आपको आपके सामने जो ये आप ये देख रहे हैं, ये चार आप देख रहे हैं ना आपके सामने, इन चारों में से एक सोल्यूशन छुपा हुआ है। आपको बस उस सोल्यूशन तक पहुंचना है और यूपीएससी ने आपके सामने आंसर लिखा हुआ है यार, बस आपको रिलेट करना है ना। तो मैंने कैसे किया, नीचे से पढ़ना शुरू करता हूँ मैं, वही मेरी आदत है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब मैंने ये सोचा पहले पढ़ लेते हैं एक बार। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अंडर रामसर साइट, ठीक है। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। अब देखिए, मैंने दो स्टेटमेंट तो यहाँ पे सबसे पहले हटाई, वो थी ये रामसार वाली और ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाली। उसका रीज़न ये था कि रामसार और EIA ये मैंने एज अ सीरियस एस्पिरेंट इतनी डिटेल में पढ़ा है। मैं पूरी PT 365 पढ़ के आ रहा हूँ, मैं एक एनवायरमेंटल की टेक्स्ट बुक पढ़ के आ रहा हूँ, और मैंने फिर भी कभी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं सुना। तो एलिमिनेट करिए आप कॉन्फिडेंटली। अगर रामसार के बारे में ऐसा कुछ R2 वाला होता तो आपने सुना होता ना यार। अगर रामसार के बारे में आपको सब कुछ पता है और आपको ये नहीं पता तो ये नहीं है इससे रिलेटेड, तो B हटाइए आप, D भी हटाइए, क्योंकि EIA में आपने इतना कुछ पढ़ा है पूरा, आप मेंस के लिए भी EIA पढ़ के जाते हैं, फिर भी आपने नहीं पढ़ा तो D हटाइए। अब A और C के बीच में आइए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। अब आप ये देखिए कि ये R जो यहाँ पे है R2, इट इज़ सो हाईली लाइकली कि ये R रिसाइकल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी C में आपको कुछ भी रिसाइकल टाइप का नहीं दिखेगा। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड, मतलब बेसिकली ये लैंड डिग्रेडेशन को हैंडल करने के लिए है। और जो ये कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, ये बात कर रहे हैं एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। तो कंटेम्प्रेरी भी हमें कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए। मैंने एग्जाम में ये सोचा था कि अभी क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर पॉल्यूटर प्रेस प्रिंसिपल करके आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी आए हैं। तो यूपीएससी का जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग है, दिस इज़ अ फेवरेट एरिया, दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन इट। तो B और D मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली हटाए अपने आंसर्स की लिस्ट में से कि B और D तो नहीं होंगे, और फिर A और C के बीच में से माई गट इंट्यूशन वॉट एवर यू मे कॉल इट, इट वेंट विद A विद दिस लॉजिक ऑफ कि ये रिसाइकलिंग और R2 में कुछ ना कुछ R यहाँ पे भी लिखा है, दिस इज़ हाईली लाइकली रिसाइकलिंग रिलेटेड R। तो मुझे लगा 50-50 था यहाँ पे भी, और आप छोड़ नहीं सकते इस तरह का क्वेश्चन। सो आई वेंट विद A एंड A वॉज द आंसर। तो द लर्निंग इज दैट आप घबराइए मत, आप हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए स्टेटमेंट्स को, आंसर छुपा हुआ है वहीं पे। वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। अब देखिए ये कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, है ना, एंड दे आर आस्किंग कि विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप कहीं कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में बैठ के, कोई मैनेजर तो है नहीं कि आपको वहाँ पे XYZ अंदर सब कुछ पता होगा, और ये बात यूपीएससी ही समझता है। तो यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप अगले पेपर के लिए बैठ के कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट की पूरी वर्किंग पढ़ें, नहीं। आपको बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करनी है पेपर में, तो वो करके आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर सकते हैं, वो अब मैं इस क्वेश्चन में बताता हूँ हम क्या कर सकते थे। नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। दे मे रिलीज, हमेशा पेपर में पढ़ते हुए स्टेटमेंट्स में से आप वो टर्म्स फाइंड करिए जिन पे आप फ्लिप करके देखेंगे, जिन पे आप अपनी स्टेटमेंट को टेस्ट करेंगे। तो दे मे रिलीज, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन हेयर, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, ठीक है। अब आप इस स्टेटमेंट को ना फॉल्सिफाई करने की कोशिश करिए, ट्राई टू, इसका उल्टा क्या हो सकता है कि दे मे नॉट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, ठीक है। सॉरी, ऐसा होगा कि दे डू नॉट, मे नहीं आएगा, दे, इसका जो फॉल्सिफिकेशन होगा वो होगा कि दे डू नॉट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। अब आप ये देखिए कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट एक इतनी बड़ी यूनिट होती है, कितना ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट है ये बात बोल देना कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोल्यूटेंट जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो नाम भी लिखा है, कि ये रिलीज़ ही नहीं होता। मतलब कहीं अगर 0.001% भी रिलीज़ हो रहा है
तो आप ये तो वो ये स्टेटमेंट वो फॉल्स हो जाएगा ना वो कि दे मे नॉट रिलीज. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वाई दिस इज ट्रू? बिकॉज यार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होगा. और मे लिखा है, सबसे बड़ी बात है मे लिखा है ना. कि अगर 1,000 दिन कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट चलता है, किसी एक दिन भी हो गया तो मे में ट्रू हो जाएगा. तो मेरा कहने का मतलब है लॉजिकली सोचिए, ठीक है. तो स्टेटमेंट 3 उस लॉजिक से हम ट्रू मानेंगे. अब आपको स्टेटमेंट सेकेंड देखनी है. द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट. यहाँ पे अगेन कैन लिखा है. तो कॉपर स्लैग का कहीं ना कहीं अगर कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स में एज अ पॉल्यूटेंट वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे लीचिंग हो रही है. अगेन कैन, अगर ये लिखा होता ना कि कॉपर स्लैग विल या मस्ट, तो मैं एक बार को सोचता कि यार क्या पता कुछ ना कुछ ये लोग प्रोसेस कर रहे हो जिससे लीचिंग ना हो रही हो, बट कैन लिखा है ना. तो हाईली लाइकली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अब फर्स्ट को देखिए ध्यान से. दे मे, यहाँ पे भी मे है, ठीक है, पर रिलीज के बाद इन्होंने क्या लिखा है? लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट. अब आप एक बेसिक सी बात देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अगर यहाँ सिर्फ ये होता ना कि दे मे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, तो मैं इसको बिल्कुल सही करके आता कि मे लिखा हुआ है. पर यहाँ पे इन्होंने लिखा है लीथल क्वांटिटीज. अब आप बेसिक सी बात देखिए, लीथल का मतलब है कि अगर ऐसा हो गया, लीथल का मतलब है डेडली, कि अगर ये हुआ तो लोग मरेंगे. अब अगर कहीं भी इस तरह का कोई स्कोप हो कि कोई इंडस्ट्री है, कोई प्लांट है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकती है और वो लीथल में भी निकल सकती है, तो क्या गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ ये नहीं करेंगे कि भैया ये तो होना ही नहीं चाहिए ना. तो मेरा कहने का मतलब है कि लीथल क्वांटिटीज़ में अगर निकल रही हैं तो गवर्नमेंट विल नेवर लीव द स्कोप फॉर दैट एक्टिविटी. इट कैन नेवर हैपन दैट ऑफिशियली आप ऐसे बोल सकते हो कि इट मे रिलीज लीथल. रिलीज हो सकती हैं बट लीथल में ऐसा नहीं हो सकता कि होगा ही होगा. तो अगर सिर्फ मे होता, लीथल ना होता, तो मैं इसको ट्रू करता. पर क्योंकि यहाँ पे लीथल आ गया, इट बिकेम एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड मैंने इसको गलत किया एंड आई वेंट विद बी एंड बी इज़ द आंसर. लर्निंग इज़ दैट हमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए वो अप्रोच नहीं रखनी है कि मुझे सब कुछ पता है और एग्जैक्टली मेरे दिमाग में वो नॉलेज पड़ी है. क्वेश्चन के लिए कभी भी नहीं पड़ी होगी. हमें इसी तरह से लॉजिक्स और डिडक्शंस से एक आंसर पे पहुंचना है, ठीक है. विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Its use causes sulfur emissions into environment. Some industries use it to generate power. Some. It is a product of oil refineries. कोई भी स्टेटमेंट में ये बात बोल देना कि ये गलत है, इट इज़ वेरी बिग. आई टेल यू वाई. इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस, ठीक है. अब फर्नेस के अंदर ऑयल जलेगा, है ना, तो सल्फर एमिशंस थोड़े बहुत तो हो ही रहे होंगे यार. ये बात बोल देना कि देयर विल बी नो सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट, दैट इज सो बिग स्टेटमेंट. तो हमेशा फॉल्सिफिकेशन वाले एंगल से सोचिए. इसको फॉल्सिफाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है. तो इसको मैंने सही माना. सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर. कोई भी XYZ इंडस्ट्री किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में, छोटी बड़ी कैसी भी, सम लिखा है टू जनरेट पावर जनरेट करने के लिए इसको कर रही है, तो ये सही हो गया. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. ऑयल रिफाइनरीज में थोड़ा सा भी, मतलब 1 लीटर भी फर्नेस ऑयल अगर डेवलप हो रहा है, ये मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 1 लीटर भी अगर ऑयल रिफाइनरीज में फर्नेस ऑयल डेवलप हो रहा है तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. दैट्स वाई आई वेंट विद डी, बिकॉज किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई नहीं कर सक पा रहा था मैं यहाँ पे. तो आपको वही लॉजिक लगाना है, ठीक है. और ऐसा भी नहीं लिखा कि इट्स, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि इट्स यूज कॉजेज रेडियो एक्टिव एमिशन, ठीक है, अगर इस तरह का कुछ होता कि इट्स यूज कॉजेज रेडियो एक्टिव एमिशन, तो मैं इसको गलत करता ना यार. क्योंकि रेडियो एक्टिव एमिशन तो कहीं से, ऐसे थोड़ी है कि रेडियो एक्टिव एमिशन कहीं से भी हो जाएगा. बट जो सल्फर है, नाइट्रेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत कॉमन पोल्यूटेंट्स हैं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, स्पेशली कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स वगैरह, ऑयल की इंडस्ट्रीज में ये सल्फर, नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो भर भर के निकलते हैं, है ना. तो ऑलवेज ट्राई टू सी द लॉजिक, ऑलवेज ट्राई टू फॉल्सिफाई स्टेटमेंट्स. जहाँ पे फॉल्सिफाई हो पाए वहाँ पे गो विद इट. व्हाट इज़ ब्लू कार्बन? अब ये देखिए, मेरे को ब्लू कार्बन के बारे में कुछ नहीं पता था एग्जाम हॉल में. आई न्यू नथिंग अबाउट ब्लू कार्बन, ठीक है. अब देखेंगे हम क्या कर सकते हैं. कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. लगेगा हमें कि भैया एटमॉस्फेयर तो ब्लू है, जो यहाँ पे कार्बन होती होगी क्या पता वो ब्लू कार्बन हो, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो यहाँ पे कार्बन होती है क्या पता ये ब्लू कार्बन हो सकता है.
कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल्स, ये तो कहीं से ब्लू नहीं लग रही, तो इसको तो हटा ही देंगे। सबसे पहला ऑप्शन मैंने आई थिंक यही हटाया था कि फॉरेस्ट बायोमास और एग्रीकल्चरल सॉइल में जो होगी इसको तो कहाँ से ही ब्लू बोल देंगे। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, ठीक है। अब मेरे दिमाग ने बोला कि जो भी इससे रिलेटेड इकोनॉमी होती है उसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। आप कहीं भी देखेंगे फिशिंग हो रही है, कुछ हो रही है, वी कॉल इट ब्लू इकोनॉमी। तो मुझे लगा कि यार ऑब्वियसली जो यहाँ पे कार्बन हो रही होगी, क्या पता उसको ब्लू कार्बन बोलते हो। बेसिक सा लॉजिक लगाया मैंने, कोई बहुत महान लॉजिक नहीं लगता है। आप सोच के देखिए ना कि आपको 1 घंटा 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। आप किसी भी क्वेश्चन में धनुर्धर नहीं होंगे, आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, आप इसी तरह के लॉजिक से कंक्लूजन पे आएंगे। अल्टीमेटली एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब भी वही है कि देर आर सर्टेन लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, और आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट जनरेट करना है जब आप ग्राउंड पे होंगे। तो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में भी वही है कि आपके पास यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज की बजाय लिमिटेड नॉलेज है, कभी भी नहीं होगी ये नॉलेजफुल, और आपको फिर भी एक स्पेसिफिक एक्स अमाउंट ऑफ मार्क्स इंश्योर करने हैं। तो वही है, मेरे को यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी वाले लॉजिक से लगा कि ब्लू कार्बन यही होगा, एंड आई वेंट विद ए, एंड ए ही आंसर था इसका। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट ऑयल। तो सरफेस विदाउट सॉइल, सरफेस विदाउट सॉइल क्या होंगे? अब ये कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन होगा उस सरफेस पे जहाँ पे सॉइल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल रॉक्स वगैरह पे, है ना, जैसे रॉक्स हो गए या फिर कोई आपके शूज़ हो गए, कहीं भी कोई भी सरफेस मिल रहा है जहाँ सॉइल नहीं है, तो ये कहाँ कहाँ कौन हो सकता है? अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। मशरूम, मॉस, लिचन, फर्न। अब मशरूम आपने अपनी रियल लाइफ में क्या कभी देखा है कि वो कहीं सॉइल के बिना उग रहा हो? आप लिटरली सोच के देखिएगा। मतलब हमेशा हमने कभी फ़ोटो भी देखी है ना, तो हमने यही देखा है कि जहाँ कहीं बिल्कुल डेड और डिके सा ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा होगा। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ये आया था पेपर में, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, कोई बायोमास टाइप का कुछ पड़ा हो जहाँ पे बिल्कुल गंदगी वंदगी टाइप हो रखी है मिट्टी में, सॉइल में। मशरूम हमेशा वहाँ होते हैं, कभी पत्थर वत्थर पे नहीं देखे होंगे आपने उगते हुए, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए ना, उनको डिके वाला जो मटेरियल होता है वो चाहिए, डिकम्पोज्ड। तो आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन, आई एलिमिनेटेड 4, एंड व्हेन आई एलिमिनेटेड 4 आई वाज लेफ्ट विद 2 and 2 and 3। अब लिचिन और मॉस, ये दोनों के बारे में PYQs में आप देखेंगे, दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली आस्किंग अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स, लिचिन एंड मॉस। और ये पत्थर वगैरह पे, पहाड़ों में भी ऑन रॉक्स विदाउट सॉइल ये उग जाती हैं। लिचिन के बारे में वो बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो और फर्स्ट तो एलिमिनेट हो ही चुका था क्योंकि फोर्थ नहीं है, तो फोर्थ हमेशा फर्स्ट के साथ ही था, तो आप फर्स्ट भी नहीं होगा। सो आई वेंट विद 2 and 3, बिटवीन B and C आई वेंट विद 2 and 3। मेरे को था कि ये दोनों ही रॉक्स वगैरह पे हो जाती हैं, तो लिचिन एंड मॉस में मैं गया। तो ये मिक्स ऑफ नॉलेज प्लस लॉजिक हो गया इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है। अब ये देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, नट ग्रास, लेमन ग्रास, एलिफेंट ग्रास, कांग्रेस ग्रास। अब जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि बेसिक सी बात है कि कांग्रेस ग्रास से मैंने कभी सुना भी नहीं था, एलिफेंट ग्रास भी नहीं सुना था, नट ग्रास भी नहीं सुना था। लेमन ग्रास का पता था, ठीक है, कि भैया इसको यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड्स वगैरह में भी यूज़ होता है इसका। तो इसमें मेरे को बेसिक सा एक ये इंस्टिंक्ट आया कि लेमन ग्रास जो है वो किसी ना किसी तरह से, जब हम कभी मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह यूज़ भी करते हैं, जैसे ओडोमॉस वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें हल्की सी इस तरह का टिंज वाली फीलिंग आती है, लेमन टाइप वाली। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने यही लॉजिक लगा के इस पर चूज़ किया। और कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, नट ग्रास, ये मैंने कभी सुने भी नहीं थे, और मुझे कुछ ऐसे लॉजिक भी नहीं लग रहा था कि क्यों ये मॉस्किटो रेपेलेंट में यूज़ होते होंगे। लेमन ग्रास मुझे ये था, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये जो लेमन ग्रास है ये घर घर में उगाई जाती है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। इसको आप देखते होंगे टी वगैरह में भी डालते हैं कभी कभी। तो इसके मल्टीपल यूजेस थे, मेरे को बस एक ही चीज़ पता थी कि लेमन ग्रास कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज, है ना। तो आई वेंट विद सी एंड इट वर्कड आउट, सी वॉज द आंसर फॉर इट। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता, जिनमें आप इसको गैस बोल लीजिए, आप इसको लैटरल नॉलेज बोल लीजिए, यू कैन टेक इट एनी नेम, बट ये तुक्का नहीं है। बिकॉज तुक्का वो होगा जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता और आप ब्लाइंड गैस खेल रहे हैं। आई विल टेल यू द क्वेश्चंस जहाँ पे
कुछ भी मारना तुक्का होगा, और तुक्के आपको नहीं मारने पेपर में, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन्स ऑफ ओशन। सो मेरा यही सेट था पेपर करते हुए, एंड दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये 22nd क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब दे वर आस्किंग मी अबाउट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इन चारों में से मुझे एग्ज़ाम कंडीशन में, अभी तो मैं कुछ भी ज्ञान डाल सकता हूँ, पर एग्ज़ाम कंडीशन में आई वॉज ज़ीरो अबाउट दिस और दिस और दिस और दिस। एक वाइड सा आइडिया आ रहा था कि डाई आइटम्स हो सकता है, पर सिर्फ एक आइडेंटिफाई करके काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आपको डाई आइटम लग भी रहा है फिर भी उसके बाद आपको बी और सी में से चूज़ करना पड़ेगा, और वो जो डाई आइटम लग रहा था उसका भी कोई बेसिस नहीं था। तो इस क्वेश्चन को मैंने सीधा सीधा क्रॉस मारा कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे भी बी और सी में से कुछ मार के आता वो बिल्कुल तुक्का होता, तुक्के नहीं मानने और हमें, तो मैंने इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया। इसका आंसर आई थिंक 2 and 3 है, और ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। अब आप फोरा मिनीफेरा आप कैसे एलिमिनेट करोगे इसको जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं है। कॉपी पॉड्स हो गए, नहीं एलिमिनेट कर सकते आप इसको। इट इज़ 100% फैक्चुअल क्वेश्चन, एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं लग रहा। ये भी एक तरह से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। To reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms roll up and protects its vulnerable parts? तो ये अपने vulnerable part को protect कर रहा है रोल करके। इन तीनों में से मुझे सिर्फ पैंगोलिन के बारे में पता था, और एग्जैक्टली पता था कि पैंगोलिन तो ये काम करता है, मतलब उसकी इस तरह का कुछ होता है वो, और वो कर्ल अप कर लेता है अपने आप को, जब ऐसे उसके ब्लेड्स होते हैं यहाँ पे, एंड वो जब ऐसे कर लेता है तो बिल्कुल कांटे उसके बाहर निकल जाते हैं, नो वन कैन टच इट। तो पैंगोलिन का मुझे डेफिनेटली पता था, ये बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, इसका ट्रेड होता है एग्जॉटिक स्पीशीज़ में, इट वाज इन करंट अफेयर्स। तो अब 3 से मैं सी एंड डी तक आ गया था, मार्मेट एलिमिनेट हो गया था बिकॉज मुझे 3 पक्का पता था। अब हेज हॉग में मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, हेज हॉग में मुझे कुछ नहीं पता था, एंड आई हैड टू डिसाइड दैट वेदर आई वुड गो फॉर सी और डी। अब मैंने कैसे किया, देखिए हेज हॉग, इसको अगर हम तोड़ें, हेज हॉग, ठीक है, मेरा जो ऑप्शनल है वो PSIR है, या PSIR मेरा अगर ऑप्शनल नहीं भी है, कोई इकोनॉमिक्स की भी किसी को नॉलेज है, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है हेजिंग, ठीक है। हेजिंग एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को सिक्योर करते हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में बोलते हैं कि हमने हेजिंग कर दी, इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हैं कि अगर इंडिया चाइना और US दोनों के साथ गेम खेल रहा है तो वो हेजिंग है ना, दैट इज़ कॉल्ड हेजिंग। तो हेजिंग का मतलब होता है सिक्योर करना। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इसका नाम हेज हॉग है, तो हो सकता है अपने आप को सिक्योर कर रहा हो, इसका नाम ऐसे ही हेज हॉग थोड़ी रख दिया होगा, इसका नाम अगर हेज इसके नाम में आ रहा है तो कोई तो रीज़न रहा होगा ना। सो आई वेंट विद डी इन दैट लॉजिक, और ये लॉजिक एग्जैक्टली सही निकला है कि, और मुझे कुछ नहीं पता था हेज हॉग के बारे में। तो इस तरह का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आपको रखना है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिक, ये आपका नंबर 1 वेपन होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन सही हो गया था ऐसे करके। अब देखिए मैं मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन की बार बार लगातार बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आती हैं और हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली चीज़ें नहीं पता होती। तो विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आप ये देखिए कि ये 2014 का करंट अफेयर है, ठीक है, और ये 2021 का पेपर है। तो UPSC ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है यार हमसे कि हम 2014 तक के करंट अफेयर पढ़ के आएँ, ठीक है। वो हमसे ये कह रहे हैं कि लॉजिकली सॉल्व करो, आप रट के बताओ। तो अब कैसे सॉल्व करना है हमें, आप स्टेटमेंट्स 5 स्टेटमेंट्स हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेंगी बस जो गलत हो। तो अब ढूंढते हैं उनको, 5th से पढ़ना शुरू करेंगे। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठे हैं, अगर इंडिया किसी चीज़ का सिग्नेटरी होगा और वो भी इंसेप्शन पे होगा, सिग्नेटरी होना एक बात होती है, इंसेप्शन पे होना मतलब अगर कहीं भी इंसेप्शन पे हम सिग्नेटरी होते हैं तो इतना शोर मच जाता है कि हम इस चीज़ के पार्ट हैं, हम इस चीज़ के पार्ट हैं। अगर हम इस चीज़ के पार्ट होते, अगर इंडिया इसका पार्ट होता, तो आपको पता ना होता क्या यार, आप इतने करंट अफेयर्स पढ़ के आ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि अगर
इंडिया सिग्नेटरी होता तो मुझे पता होता, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये सिग्नेटरी था और मुझे नहीं पता है, तो इन्होंने गलत बोला है। ये कॉन्फिडेंस है, ये एक सीरियस जो एस्पिरेंट है जो सब कुछ पढ़ के आ रहा है, वो कॉन्फिडेंटली इस तरह के डिसीजंस लेगा कि यार अगर होता तो मुझे पता होता ना। तो आप फिफ्थ को हटाओ, फिफ्थ हटा दिया आपने। अब आप बचे हो सी और ए में, ठीक है। और आप चलिए, मैं कहता हूँ आप फिफ्थ पे भी डिसीजन मत लीजिए, आप फिफ्थ पे भी अभी उस वाले मोड में रहिए कि ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ ये गलत हो सकता है। अब आगे देखते हैं। इट इज़ एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़। आप मुझे एक बात बताइए, आप इस स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई कर सकते हैं क्या? और जब मैं बोल रहा हूँ फॉल्सिफाई कर सकते हैं, क्या किसी भी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है? कि ये जो डिक्लेरेशन है एंडोर्स्ड का मतलब ये नहीं होता कि पैसे दिए हैं, लॉन्च किया, कुछ किया है। एंडोर्स का मतलब होता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार हो सकता है ना, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सकती हैं, कंपनीज भी सपोर्ट कर सकती हैं, कम्युनिटीज़ भी सपोर्ट कर सकती हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ जेनेरिक स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट को आपको हमेशा सही मानना है, इसमें कुछ है ही नहीं गलत होने लायक, ठीक है। तो फोर्थ जैसी स्टेटमेंट जहाँ पे आपको लग रहा है वो स्टेटमेंट चिल्ला रही है, चीख रही है कि मैं ठीक हूँ यार, क्योंकि इसमें आप देखिए कीवर्ड्स देखिए, एंडोर्स्ड मतलब सपोर्ट तो कोई भी किसी को कर सकता है। तो फोर्थ, और वो भी गवर्नमेंट लिखा है, किसी का नाम नहीं लिया कि यूएस गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट, किसी का नाम नहीं लिया, गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज, इंडिजिनस कम्युनिटीज़। तो फोर्थ को तो आपको 100% ठीक मानना है, ठीक है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। यार अब लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस के रेल्म में कुछ भी लीगली बाइंडिंग होना बहुत बड़ी बात है। जो लीगली बाइंडिंग डिक्लेरेशंस है ना, वो नाम पे गिने हुए होते हैं सबको, ठीक है, कि ये क्योंकि वो हैं ही इतने कम। तो लीगली बाइंडिंग अगर कोई चीज़ होती तो वो आपको आपके कानों तक ज़रूर आ जाती अभी तक। और लीगली बाइंडिंग का मतलब होता है किसी स्टेट ने वो, किसी देश ने वो काम नहीं किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, है ना। तो हाईली अनलाइकली दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग, मतलब ही नहीं बनता, है ना। इट एंडोर्सेज अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। आप ये देख रहे हो, टाइमलाइन का ईयर नहीं दिया, बस कह रहे हैं कि कोई टाइमलाइन होगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ कुछ येस और नो नहीं कर रहा, पर कोई टाइमलाइन दिया नहीं, बस बात कर रहे हैं कि एक टाइमलाइन होगी, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूएन क्लाइमेट समिट इन 2014। अब देखिए ये ईयर गलत हो सकता है, ये हो सकता है कहीं और हुई हो। अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि इन सब में से मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग गट कहाँ है। इन पांचों स्टेटमेंट्स में से मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग गट ये है कि, अब पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सबसे स्ट्रॉन्ग गट है कि फोर्थ सही है और फिफ्थ गलत है, ठीक है। सिर्फ इतना, और ये इस चीज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये क्यों है। ये आप समझ गए होंगे कि इंडोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट, बिग कंपनी, इंडिजिनस कम्युनिटी, और इंडिया इसका नहीं था सिग्नेटरी, वरना मुझे पता होता। तो मैं फिफ्थ हटाऊंगा, ठीक है। अब 3 और 4, 1 2 4, तो दोनों में 4 4 है, सब्सटेंशिएट हो गया। ए या सी में से आंसर है, दोनों में 4 है, माई पॉइंट इज सब्सटेंशिएटेड, ठीक है। अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि 1 2 4 है या 3 और 4 है, ठीक है। तो इन दोनों में मेरे को बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लगता है ये स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि लीगली बाइंडिंग होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। लीगली बाइंडिंग जो होंगे वो आपको पता होगा। और कंसेंसस कहाँ बनता है यार लीगली बाइंडिंग पे? सो मैंने थर्ड को एलिमिनेट किया एंड आई वेंट विद 1 2 4 एंड 1 2 4 इज द आंसर। तो लर्निंग इज कि जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंगी, ट्राई टू अप्लाई मैक्सिमम लॉजिक। और दूसरा है फॉल्सिफिकेशन। एसेंशियली ये क्वेश्चन थर्ड और फिफ्थ को एलिमिनेट करके हो गया है, सिर्फ हमने दो स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट किया है बस। और वो कैसे किया है? फॉल्सिफाई करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स यूपीएससी लगातार पूछता आ रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। किससे होगा? एग्जाम कंडीशन में। अब आप एक बार पांचों को पढ़ भी लीजिए, टेलीफोन लाइन, पावर प्लांट्स, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल। देखिए इन पांचों में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो आपको एग्जाम में ये पुश करेगा कि यार इसमें तो नहीं हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि टेलीफोन लाइंस में शायद ना हो रहा हो, है ना। या फिर ऐसा लग सकता है कि यार माइक्रोवेव स्टोव में शायद ना हो रहा हो, क्योंकि हमारे घर के अंदर होते हैं, है ना।
पर मेरा इसमें ये अप्रोच रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि हमेशा आप ये सोच के रखिए कि थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है यार. इट इज़ सो डिफिकल्ट टू से कि नहीं हो रहा. कहीं भी ये कहना कि नहीं हो रहा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आई ऑलवेज गो विद 1 2 3 4 5. उसका रीज़न ये नहीं है कि साइंस एंड टेक में आप डी मारा हो. मैं ऐसे आंख बंद करके कभी डी नहीं मारूंगा. पर ये कह रहे हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम आर जनरेटेड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. तो एग्जाम कंडीशन में यार हम पता तो हमें पांचों के बारे में ही नहीं है कि टेलीफोन लाइन से भी हो रहा है नहीं हो रहा है, पावर प्लांट से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ये पढ़ के थोड़ी आए हैं. पर इसमें बेसिक लॉजिक यही लगाओ आप कि कहीं ना कहीं से इन पांचों में हो सकता है ये. क्योंकि क्यों हो सकता है? ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, यहाँ पे मैग्नेट होती है. इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, यहाँ पे भी मैग्नेट होती है. माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम, मैग्नेट होती है. पावर प्लांट्स, बहुत ह्यूज मैग्नेट्स होती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर. टेलीफोन लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होती हैं जब ट्रांसमिशन होगा सिग्नल का, तो वहाँ से भी हो सकता है नैनो पार्टिकल्स के बेसिस पे. अब बात ये आती है कि क्या इसका यूपीएससी के हिसाब से भी आंसर है या नहीं. उसका तो मेरा लॉजिक ये कहना है कि देखिए यूपीएससी तो फाइनली 1 साल बाद सोल्यूशन बताएगा. क्या होगा या नहीं मुझे अभी भी नहीं पता इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है. पर एग्ज़ाम कंडीशन में आपको हमेशा अपने लॉजिक को साउंड रखना है. अपने लॉजिक को हमें पूरे पेपर में अक्रॉस द पेपर कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है अपने लॉजिक को. जब हम वो काम करेंगे हम तभी 8 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अगर हम अपने लॉजिक को कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करेंगे तो 2 या 3 ही ठीक होंगे और वो हमें फ़ायदा नहीं मिल पाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिल्टर फीडर? कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन. मुझे एग्जाम में नहीं पता था. अ बिग नो. आई वॉज लाइक मुझे फिल्टर फीडर नहीं पता और ना ही मेरे को इन चारों के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पता थे. पेलिकन, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, ये इन चारों के बारे में शायद कुछ पता हो बट फिल्टर फीडर से कोई कनेक्शन नहीं पता था. मैंने तुक्का नहीं मारा. यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया. इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द साइकिल. ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. जब तक आपको इन चारों साइकिल्स के बारे में नहीं पता ये कैसे चलती हैं क्या होती है आप नहीं बता पाओगे. बट आप इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको पता है साइकिल के बारे में आप तभी आंसर तक आ पाओगे. इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो इनमें से कौन सी साइकिल में वेदरिंग ऑफ रॉक्स ही मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट के लिए. तो यहाँ पे आंसर फॉस्फोरस साइकिल था और टोटली एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. आपको साइकिल्स पता होनी चाहिए वरना आपको नहीं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स और आपको करेक्ट चूज करना है. अब मैंने एग्जाम में जब देखा एग्जाम कंडीशन में प्रेशर सिचुएशन में मेरे को ये तक हिट नहीं हो रहा था कि व्हाट इज़ डेट्रीवोर. मतलब इट इज़ अ क्लास 9th कॉन्सेप्ट बट मुझे नहीं हिट हो रहा था. और फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया. और कैसे किया? तो मैं अपने फर्स्ट गो में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया. मैं क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ गया था. बट जब मैंने सेकंड रीडिंग करी तो आई वाज लाइक ऑप्शंस तो पढ़ो है ना. तो मैंने जब ऑप्शंस पढ़े वुड लाइस, सी हॉर्सेस, मिलीपीड्स, जेलीफिश, अर्थवर्म, तो एक बेसिक सा पैटर्न दिखा. अब वो पैटर्न क्या था? वो पैटर्न ये था कि अर्थवर्म, मिलीपीड और वुड लाइस ये तीनों सेम टाइप के एनिमल्स दिख रहे हैं. ठीक है. और जो जेलीफिश है और सी हॉर्सेस हैं ये एक टाइप के दिख रहे हैं. तो डेट्रीवोर अगर मेरा कहने का मतलब है अर्थवर्म होगा तो मिलीपीड भी होगा और वुड लाइस भी होगा क्योंकि तीनों सेम टाइप के दिख रहे हैं ना. और अगर ये नहीं है तो डेट्रीवोर अगर जेलीफिश होगा तो सी हॉर्स भी होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता कि डेट्रीवोर अर्थवर्म भी और जेलीफिश भी हो क्योंकि ये अलग अलग टाइप के हैं. तो आंसर मेरे हिसाब से या तो 135 होगा या 24 होगा. और मैंने जब ऑप्शंस देखे तो सीधा मुझे 135 दिखा. मैंने 135 करके आगे बढ़ गया एंड 135 वॉज एक्चुअली द आंसर. अब होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को ना आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सम लॉजिक, सम नॉलेज, समथिंग इज अप्लाइंग और आंसर आ रहा है. तो 28th और 22 में यही अंतर है कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं पता. यहाँ पे मुझे कॉपी पॉड नहीं पता, फोरीमेरा नहीं पता, ये कुछ भी नहीं पता तो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया इसको. और इस वाले क्वेश्चन में मेरे को इन सब के बारे में पता था कि ये क्या है. आई न्यू समथिंग अबाउट देम एंड आई न्यू अबाउट समथिंग अबाउट दिस टू. तो आई वॉज लाइक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना. और वो नीचे सेट भी हो गया. तो आई वेंट विद सी एंड सी इज द आंसर. तो कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी. अब देखिए ये भी चीज़ समझ में आएगी कहाँ लॉजिक काम नहीं करता. पर हमें फिर भी अपने लॉजिक पे स्टिक रहना है क्योंकि आपने देखा होगा लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं. ये पहला क्वेश्चन है जो लॉजिक से गलत होने वाला है.
द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो अब ये यूएनईपी का कोई मेट्रिक है, कॉमन कार्बन मेट्रिक। अब आप देखें ऑप्शंस, assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel by world in a unit time, enabling governments to assess the overall carbon footprint caused by their countries, enabling commercial farming, entitled assessing the carbon footprint of building operations around the world। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मेरा रूल ये रहा है कि वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वाइड स्टेटमेंट दिख रही हो मैं उसको चूज़ करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट आई ऑप्टेड फॉर, बट एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग ये तो मैंने नहीं करा था। असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द, आई थिंक आई वेंट विद डी बिकॉज मुझे सबसे जनरल लग रही थी। गवर्नमेंट्स टू असेस द, ये मुझे नहीं लग रहा था, एंड आई वेंट विद द डी, असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड, क्योंकि ये भी बात कर रहे थे कि कार्बन मेट्रिक डेवलप करना है, बट इसका आंसर जो है वो ए है। अब ए तक आप किसी भी लॉजिक के थ्रू नहीं पहुंच सकते। इट इज़ अबाउट बिल्डिंग ऑपरेशंस के लिए बात कर रहे हैं ये लोग कॉमन कार्बन मेट्रिक की। तो यहाँ पे लॉजिक फेल हो जाता है, और इसीलिए मैंने बोला कि जो लॉजिक है हमारा वो 8 आउट ऑफ 10 में वर्क करेगा। इट विल नेवर वर्क इन 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 तो कहीं भी नहीं हो सकता, नॉलेज से भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर इज ए, आई वेंट विद द डी, एंड लॉजिक हमारा नहीं लगा, क्योंकि ए में बिल्कुल आपको पता है, आप तभी कर पाओगे। मतलब मैंने तो नहीं सुना अपने सर्कल में कि कोई भी ये 29 वाला क्वेश्चन सही करके आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन में देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई अगर दो स्पीशीज़ हैं तो ये एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं, सिम्बायोसिस में हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कर पाएगा, है ना। फंगाई करता है, ये मुझे एग्जाम में पता था डेफिनेटली। ठीक है, जो लिचिन है उसमें फंगाई किसी एक्स के साथ किसी और के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही होता है। अब ये सिनिड्रियंस और प्रोटोसोआ के बारे में मुझे नहीं पता था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है या नहीं होता है, बट इसमें मैंने ये लॉजिक लगाया कि अगर ये स्पीशीज़, मतलब आप ये मान के देखिए कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड होता होगा, है ना, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड में देर आर ऑलमोस्ट n नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इतने सारे होते हैं, मेरे को काउंट भी नहीं पता। ठीक है, तो अगर ये इन n में से आप मान के चलिए n अगर 1 लाख है, ठीक है, इस 1 लाख में से अगर किसी एक के साथ भी इसने सिम्बायोटिक कर लिया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। प्रोटोजोआ ने भी अगर कहीं भी किसी भी बैक्टीरिया के साथ, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोटोजोआ ने कहीं भी किसी के साथ कर लिया तो ये ठीक हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो ये बात नहीं कर रही कि किसके साथ बनाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो कह रहे हैं कि बस ये जाता है, दे कैन एस्टैब्लिश। तो अगेन यहाँ कैन वाली चीज़ से मेरे को लॉजिक ने मुझे बोला कि कहीं भी अगर एक भी कर लिया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। आई वेंट विद डी, एंड आई थिंक डी इज़ द आंसर फॉर इट। तो आई थिंक मेरे अभी आईपैड की बैटरी थोड़ी कम है, एंड सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, एंड बाकी जो वीडियोज़ हैं वो, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरे पार्ट में सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।